ठीक है, तो इससे पहले हम जो देख रहे थे वो त्रिभुज देख रहे थे, ट्राइंगल की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, देखिए हमने किस किस तरीके की होती है, इनकी क्या विशेषताएं होती है। पहली बात तो आप एक ये समझिए कि क्या क्या दिक्कत या क्या क्या चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। ज्योमेट्री में हर एक आकृति की ना दो चीज़ें होती है, एक तो उसकी विशेषता होती है, ठीक है, यानी कि जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है या विशेषता है, आप कह सकते हैं कि उनके सारे अंदर के कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो प्रश्न बनते हैं विशेषताओं यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर प्रश्न क्या बनते हैं आपके क्षेत्रफल यानी कि एरिया, या आयतन यानी कि वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, दो प्रकार के ही प्रश्न दिखेंगे। मैं आकृति की बात कर रहा हूं, मैं रेखा, रेखाखंड और वो सब बातें नहीं कर रहा हूं तिर्यक की। मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज यानी कि किसी भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, इसमें विशेषता यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ सवाल आते हैं और कुछ सवाल इनके शेषफल, और फिर बाद में चल के जब ये ड्राइंग आकृति 3D होने लग जाए यानी कि घन हो जाए, घनाभ हो जाए, ठीक है, एक सिलेंडर हो जाए, फिर उनके आयतन के ऊपर आते हैं। अमूमन प्रश्न आपको इस तरफ के ज्यादा मिलेंगे, इस तरफ के विशेषताओं के यानी कि प्रॉपर्टीज के कम होते हैं। ठीक है, इसके बनस्पत इनके क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो आज हम विशेषता के ऊपर चर्चा करेंगे चतुर्भुज की, मंडे को हम चर्चा करेंगे विशेषताओं के ऊपर वृत्त की, फिर उसके बाद जो हमारे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बचता है, 5 दिन हम पूरी चर्चा करेंगे आयतन के ऊपर और क्षेत्रफल के ऊपर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। डस्टर ढूंढ रहा हूं मैं भी यार, क्या वहां पे डस्टर से काम होता है तो फिर मेरे हाथ में लगा डस्टर ही नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए आइए चालू करते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ अभी आपसे मैंने शेयर नहीं की है एक भी ज्योमेट्री की, आज ही तीनों भेज दूंगा। तो अगर हमने कुछ लिखना भूल गया है क्लास में तो वो आप बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, अब ये विशेषताएं हैं, जहां जहां जो जो हम पढ़ते जाएंगे उसको समझेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ ऊपर ऊपर से लिखाया गया। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला, नाम अब आपको सब खुद बताने लग जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला। ठीक है, अब चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, 4 भुजाओं से घिरे ज्यामितीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज चाहे तो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, मतलब चाहे तो थोड़ा और सुंदर भी दिख सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, बस 4 भुजाएं होनी चाहिए। 5वीं भुजा आ गई तो वो पंचभुज हो गया, चतुर्भुज नहीं हुआ। तो ये बहुत छोटी छोटी बात है, आइए समझते हैं। चतुर्भुज के सभी अंतःकोण, अंतःकोण क्या होता है दोस्त, इंटीरियर, अंदर के जितने भी उसके कोण हैं उसका योगफल क्या आएगा 360। अब ये बात एकदम आप गांठ बांध लीजिए इस बात की, जैसे कि त्रिभुज में 180 होता था योगफल अंदर के कोणों का, यहां कितना आएगा 360। ये बात आपको एकदम ध्यान में रहनी चाहिए, इसके आधार पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है। चतुर्भुज के सभी बाहा कोण का योगफल भी 360 होता है। कोई भी बहुभुज हो, सबके बाहाफल का योग बाहा कोणों का योगफल 360 होता है, भले पंचभुज हो, षटभुज हो। ये बात हमने जब हम बहुभुज पढ़ रहे थे तब हमने देखी थी। ठीक है, बाहा का तो कोई भी हो, त्रिभुज हो, कोई भी हो, सबका 360 होता है, परंतु चतुर्भुज में अंदर का भी 360 होता है। तो कल को अगर आपको ऐसी कुछ आकृति दिख जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप घबराएंगे तो नहीं। पहली बात तो क्या ये एक चतुर्भुज है, वैसा मत देखो, मेरी ड्राइंग को जज मत करो, पर है कि नहीं है, ये बिंदु बिंदु बिंदु, 4 बिंदु मिलके 4 भुजाओं को जन्म देंगे और 4 भुजाएं एक चतुर्भुज को जन्म देंगी। ठीक है, मेरी ड्राइंग को थोड़ा और आप अपने दिमाग में बेहतर बना के देखेंगे तो आपको दिखेगा ये चतुर्भुज है, भले ही कितना अटपटा दिखे। अब मैंने अगर कह दिया ये 120 है, अगर मैंने ये कह दिया कि समझो ये 60 है, मैंने कह दिया ये 110 है, और आपसे अब कोई ये पूछ ले तो आप बता देंगे कितना है, अवश्य बता देंगे। क्यों? क्योंकि सारे अंतः कोणों का योगफल कितना होगा 360। तो वो कितना आ रहा होगा, गिन लीजिए फटाफट, 120 और 60 180, 180 और 110 290, तो वो 70 आ रहा होगा, है ना। यानी कि कुल मिला के अगर आपका योगफल अभी 290 आ रहा है तो 290 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे जो आपको 360 पूरा बनाकर मिलेगा, तो ये आप बोलेंगे सर 70 रहा। ठीक, तो
आप ध्यान में रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम कांट भी डिटरमाइन लिख दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें ये विशेषता जरूर पता है कि इसके अंदर कुल योगफल कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। ये छोटी सी बात आप मैडम याद रखेंगे सब। किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये बात आप अपनी कॉपी में एकदम स्पष्ट रूप से लिखिए। किसी भी चतुर्भुज, मध्य बिंदु क्या होते होंगे, मिड पॉइंट, ठीक है, आप लिख लीजिए फिर हम समझते हैं। दोनों पॉइंट लिख लो, दोनों पॉइंट लिख लो साथ में, फिर एक साथ समझा देंगे। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, नाम आपसे बहुत कुछ साझा कर रहा है। समांतर मतलब समान दिखने वाला, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। इसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ आप देखिए। पहली बात तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर एक अच्छी एग्जांपल भी मैं बोलूँगा। आप मान लीजिए ये वर्ग तो नहीं दिख रहा, वर्ग अब ऐसा कुछ दिखेगा ना, ठीक है। इनके मध्य बिंदु क्या होंगे, जो इनकी भुजाओं के बीच का पॉइंट होगा, है ना, ये हो गया। तो अपन ऐसे बना देते हैं, यानी कि वो बोलना चाह रहा है इन सबको जब आप जोड़ लेंगे तो अभी अंदर भी आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा। ये क्या समांतर दिख रहा है, यानी कि समान दिख रहा है, पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। अभी आपको एक काइट की तरह दिख रहा होगा, पतंग की जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग बनेगा, मैं बताऊंगा आपको कहाँ क्या क्या बनेगा, ठीक है। एक आयत के अंदर क्या बनता है, एक रोम्बस के अंदर क्या बनता है, एक वर्ग के अंदर क्या बनता है, ये सब मैं बताऊंगा। पर ये आप सभी को विजिबल है कि ये कुछ एक तो आकृति बन रही है जिसे हम चतुर्भुज कहेंगे, और ये क्या है, समांतर है। ये क्या है, समांतर। अब देखिए और भी एग्जाम्पल, भले ही जो बाहर का चतुर्भुज है वो समांतर नहीं है, बाहर का जो चतुर्भुज है वो क्या है, ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम को क्या बोलते थे हम, समलंब चतुर्भुज। वो तो समांतर में नहीं आता है, परंतु फिर भी जो मध्य बिंदुओं को जोड़ के एक चतुर्भुज बना है वो क्या है, समांतर। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे तरीके के प्रश्न में पूछ सकता है। मैंने दो, देखिए प्रॉपर्टी के आधार पर चतुर्भुज पे सिर्फ दो ही प्रश्न थे। एक ये पूछा गया था आपसे, और एक इस तरीके का। इस तरीके का एक प्रश्न हमेशा आप देखना आपसे पूछा जाएगा गणित में, जहां पे इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये अभी हमें करना नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूं। और यहाँ पे 4-5 कथन वो लिख देता है, और चारों पांचों वो क्या लिखेगा, विशेषताएं लिखेगा। क्योंकि विशेषताओं के आधार पर प्रश्न बनाना आसान नहीं है, तो वो ऐसी जगह पे लिख देगा। अब इसमें क्या होता है, हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि हमें दो ही विशेषताएं पता है, तीसरी भी सही होगी तो हम कैसे चुनेंगे उसको। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे हाँ यार दो तो याद है, तीसरी याद नहीं है। इसीलिए विशेषताएं बहुत जरूरी है याद रहना, क्योंकि ऐसा एक प्रश्न आएगा अवश्य ही जिसमें विशेषताओं की चर्चा होगी। ये क्वाड्रिलेटरल यानी कि ये आपका उसका भी हो सकता है, चतुर्भुज का भी हो सकता है, ये चाहे तो आपका त्रिभुज का भी हो सकता है, ठीक है, ये चाहे तो वृत्त का भी हो सकता है। किसी एक आकृति की यहाँ पे चर्चा होगी, तो इन सब की विशेषताएं भली भांति हमें पता रहनी चाहिए। त्रिभुज की कल हमने देखी थी, चतुर्भुज की आज हम देखेंगे, मंडे को हम वृत्त की भी देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने जैसे आपसे कहा ट्यूसडे के बाद से हम क्या करेंगे, ट्यूसडे के बाद से हम क्षेत्रफल और आयतन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। क्षेत्रफल, आयतन और क्या एक और चीज होती है,
परिमेय, परिमाप बोलते हैं, है ना, परिमाप, पेरीमीटर पे भी हमें चर्चा करनी। तो ऐसे प्रश्न आप ध्यान में रखना, हमेशा आते हैं पेपर में जिसमें आपसे विशेषताओं के ऊपर खास तरीके से चर्चा की गई रहती है। ये सारे बिंदु आप सभी को बहुत अच्छे से पता रहने चाहिए। और वहां पे अगर आपको ये लिख देगा और आप सोचेंगे कि यार ये होगा कि नहीं होगा, तो आप देखिए कि आप कभी भी अपने आप को फंसा हुआ पाए ना लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में, आप 2 मिनट सोचिए कि आप ये बना करके देख सकते हैं क्या। आपने मेरे ही तरह पेन उठाया, आपने बोला चल बना करके देख लेता हूं बनेगा कि नहीं, फिर आपने देखा हाँ यार ये तो बन रहा है, तो चीज सही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब नीचे क्या लिखा है, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा से बना चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज का आधा होता है। यानी कि अब मान लीजिए इस बड़े चतुर्भुज का एरिया था 100, तो अब इसके मध्य बिंदुओं को जोड़ते हुए अंदर का ये चतुर्भुज बना है, तो इसका शेषफल कितना होगा, क्षेत्रफल जस्ट इसका आधा, यानी कि आधी आधी चीजों को लेके बना है, तो इसका क्षेत्रफल भी आधा होगा, यानी कि इसका कितना होगा 50। अब अगर मैं आपसे कह दूं ये जो अंदर बना है इसका क्षेत्रफल 100 है, तो बाहर वाले का कितना होगा, 50 की 200, 200 है ना, क्योंकि 200 का आधा 100 होता है। ठीक है, ऐसे मत सोचिएगा ये इतना सा 100 है और ये पूरा 50 है, वो बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए, प्रश्न किसी भी तरीके का आ सकता है। अब चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि आपको कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल मिलेंगे। सबसे अमूमन जिस पे प्रश्न बनता है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, कहीं ना कहीं आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, ये तीनों क्या है, पैरेललोग्राम का ही हिस्सा है, तीनों समांतर होते हैं। अब आप पूछेंगे सर समांतर की परिभाषा क्या है, समांतर कोई चतुर्भुज होगा या नहीं होगा, हम पहचानेंगे कैसे, ये मन में आ रहा होगा आपके विचार, वो 1-2 स्लाइड के बाद सुलझाएंगे हम। और एक होता है समलंब, जो अभी हमने बनाया था। इन सब के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप नाम लिखना चाहेंगे, आप नाम लिख सकते हैं अपने हिसाब से, पीडीएफ में आपसे शेयर करूंगा, उसमें भी ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, और आप लोग की साइट पे वो भी पीडीएफ अपलोड होती है, जैसे ये अभी तक पीडीएफ खाली है। ठीक है, इस पे हम पूरे उदाहरण लेंगे, आकृतियां बनाएंगे, चीजें लिखेंगे, ये पूरी पेन चलती रहेगी। तो ये पेन चलने के बाद जो पूरी पीडीएफ रहती है वो भी आपकी साइट पे रहती है, तो अगर आप कभी जाके चेक करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सब बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, यानी कि आप देखिए समांतर चतुर्भुज होने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो भुजाएं हो वो आपस में समांतर हो। समांतर यानी कि पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल। तभी आप सोचिए उसका नाम पैरेललोग्राम क्यों रखा गया, क्योंकि उसकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, इसीलिए समांतर चतुर्भुज कहा गया। यानी कि अब आपको समझना है कि विपरीत भुजा, एडी की विपरीत भुजा क्या बीसी है कि एबी है, एडी की विपरीत भुजा एबी है कि बीसी है, बीसी है। विपरीत मतलब जो आमने सामने खड़े हैं, विपरीत मतलब जो आमने सामने खड़े हैं। तो अब आप यहां पे ध्यान से देखिए कि एडी की विपरीत हो गई बीसी, यानी कि अब मैंने आपको बताया था जब भी हम समांतर रेखाएं बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसा बना देते हैं कि अब हमें पता चल गया ये दोनों आपस में समांतर है। अब डीसी किससे समांतर होगी, एबी। ठीक, अब मेरे को आप बताइए कि क्या एक समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज गिनाएगा कि नहीं गिनाएगा, नहीं गिनाएगा। क्यों नहीं गिनाएगा, ये तो बेशक इसमें समांतर है, परंतु ये और ये भी तो विपरीत है, ये समांतर है कि नहीं है, नहीं है। ये कहीं ना कहीं जाके अवश्य मिल जाएंगी। आप ड्राइंग देख के ही समझ जाएंगे कि इनके बीच में कहीं ना कहीं दूरी कम होते जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। समांतर रेखाएं क्या होती है, जिनके बीच में दूरी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, ये लंबवत दूरी मैंने आपको पढ़ाई थी कि हमेशा सेम रहती है। तो इसीलिए आप एकदम गांठ बांध के इस बात को याद रखिएगा, एक ट्रपीजियम जो होता है वो कभी भी एक पैरेललोग्राम नहीं होता है। ये बात आपके दिमाग में एकदम रहनी चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं और क्या क्या लिखा है।
कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि निम्न में से कोई एक धारणा करता हो, कोई एक धारण करता हो, यानी कि कोई भी एक चीज अगर लागू है इसमें से वो पूरी करता है तो हम उसको समांतर गिनेंगे। अब वह क्या क्या है? विपरीत भुजा का प्रत्येक युग्म आपस में समांतर हो, यानी कि दोनों विपरीत भुजाएं, एक ये आपस में समांतर होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, विपरीत भुजा का प्रत्येक युग्म आपस में समान हो, यानी कि अब देखो बात कैसी है, AB जो है वो DC के बराबर हो, AB जो है वह DC के बराबर हो। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही हो। ऐसा नहीं हो कि ये समांतर है ये भी समांतर है परंतु ये 12 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा अब आप खुद ड्राइंग दिमाग में सोच के देखिए। ये अगर 12 है और ये 10 है तो ऐसा कुछ बनेगा, छोटी बनेगी। अब कहीं ना कहीं यहां से इसको आप जोड़ लेंगे, पर ये तो अब थोड़ी ऐसे नीचे आके जुड़ेगी, नीचे आके जुड़ेगी तो ये और ये आपस में अब समांतर रही ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में यहाँ इतनी दूरी थी, यहाँ दूरी कम हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं जाके टकरा जाएंगी। तो जब चीजें टकराने वाली हैं तो वो समांतर थोड़ी रह गई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें मैं समझ रहा हूँ कि आप समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जो नहीं लिखा है उसको आपको दिखाऊं कि आपको बाद में तकलीफ ना हो। इसीलिए आप हमेशा देखना विपरीत भुजा का प्रत्येक युग्म आपस में समान हो। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही हो, ये 50 है तो वो भी 50 ही हो। विपरीत कोण का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर हो। ऐसा कुछ बना। ये आपस में बराबर हो, ये आपस में बराबर, यानी कि ऐसा अगर कुछ बन रहा है, ठीक, ये वाली चीज मतलब इसकी विपरीत, मतलब ये वाले कोण आपस में बराबर हो, ये और ये। जैसे आपका ये कोण बनेगा तो उतना ही ये भी कोण बनना चाहिए। ये 80 बन रहा है तो अवश्य ये भी 80 ही बनना चाहिए। ये 80 है तो ये भी 80 ही बनेगा। अब आपसे कोई पूछ लेगा बताओ इन दोनों कोण का क्या योगफल है, बता पाएंगे आप क्या होगा? आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे एक चीज पूछी, मैंने आपको एक बात बताया कि विपरीत जो भी इसमें कोण होंगे वो सेम होंगे। ये अगर 80 है तो ये भी 80 हुआ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये अगर x है तो ये भी x ही होगा ना फिर, क्योंकि है तो विपरीत ये भी। अब x का क्या हम वैल्यू बता सकते हैं कि x कितना रहा होगा? अवश्य बता सकते हैं। क्यों? अब आप देखिए पहले की चीज से आप कनेक्ट करिए कि भले ये समांतर चतुर्भुज हो, हर चतुर्भुज की ये तो विशेषता रहेगी ना कि उसका योग कितना होगा? 360। तो 80 कितना होगा? 160। 160 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 360 बन जाए? तो आप बोलेंगे सर 200 जोड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये कितना हुआ? 100, और ये भी कितना रहा होगा? 100। ये मत सोचिएगा कि 2 नहीं दिए तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें इनके ही आधार पर प्रश्न बनेंगे तो हमें समझने पड़ेंगे। इसके बाद क्या लिखा? विपरीत भुजा का एक युग्म आपस में बराबर तथा समांतर हो। वही बात जो अभी तक हमने ऊपर चर्चा की। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे, ये पॉइंट तो सबसे जरूरी पॉइंट है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे। समद्विभाजित जब हम रेखाखंड वाला चैप्टर टॉपिक पढ़ रहे थे तब एक प्रश्न में भी ये चीज लिखी हुई थी, समद्विभाजित। तब मैंने बताया था आपको कि इसका अर्थ क्या होता है समद्विभाजित। मान के चलिए ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। विकर्ण कहां कहां होंगी? ये A है, ये B है, ये C है और ये D। तो A के लिए तो क्रमागत B और D दोनों है, C नहीं है, तो एक तो ये हो गई विकर्ण। B के लिए क्रमागत A और C है, D तो नहीं है, दूसरी विकर्ण कौन सी हो गई? अब D के लिए भी B थी वो जुड़ चुकी है, C के लिए A थी वो जुड़ चुकी है। अब ये दो आपको क्या मिल रहे हैं? विकर्ण मिल रहे हैं। विकर्ण। अब समद्विभाजित करे इसका मतलब क्या है? एक दूसरे को एक एक हिस्से में बांट दे, समान हिस्से में। मान के चलो अगर ये AC है, ये पूरी अगर 20 सेंटीमीटर है AC, तो ये अगर AO हिस्सा है तो ये भी कितना होना चाहिए? CO के जितना, यानी कि 10-10 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं?
समद्विभाजित करना। यानी कि ये तो बेचारी सीधी विकर्ण जाते जा रही थी, परंतु ये जो दूसरी विकर्ण आई इसको क्या किया, इसने इक्वल हाफ में तोड़ दिया, समान भाव में तोड़ दिया। ठीक है, अब ये वाली विकर्ण के लिए आप सोचिए, जो बीडी विकर्ण है इसको भी तो इस CA ने तोड़ा है, तो इसको भी इक्वल भाग में तोड़ा होगा, इसको भी इक्वल भाग में तोड़ा होगा। ठीक है, अब ये चीज नहीं लिखी रहेगी बुक में, आप देखते जाइए, तो हर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको जहां लगे उदाहरण आपको लिखने, आप लिख दीजिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, ये आपकी बात एकदम स्पष्ट रहनी चाहिए, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, समद्विभाजित करें। कभी कभी क्या होगा, इसको अभी बताऊं कि बाद में बताऊं? चलिए, जब मैं वो आपको रेक्टेंगल और वो सब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। हर समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है ये बात कि विकर्ण बराबर। ध्यान से समझना इसको मैं क्या बोल रहा हूं। अब समझो एक आयत है, ठीक, समझो एक वर्ग है, और समझो एक पतंग है। ठीक है, पतंग ही बोलते हैं रोम्बस को, पतंग है, और बेहतर बनाई जा सकती है। ठीक है सब समांतर अभी भी। ये देखो इसके समान है, पैरेलल है, कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, ये इसके समान है, ये जितना है ये भी उतना ही है, ये जितना है ये भी उतना ही है। ठीक है, कोई अभी तक आपत्ति नहीं थी। वर्ग में तो इतना आसान है कि सभी सेम है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये इसके समान है, ये इसके समान है। ठीक है, और ये वाली अगर AB है और ये BC है, तो वर्ग में और आपको इसमें आयत में आपको ये इसके लंबवत मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। ये आपको बातें पता रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कितना बनता है 90 और यहाँ पे कितना बनता है 90। 90 बनने का अर्थ क्या है, यह इसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी कि लंबवत। ये अगर सोया हुआ है तो वो पूरा ही खड़ा हुआ है, इस तरीके से बात है। परंतु ये रोम्बस में नहीं होता है, ये रोम्बस में नहीं होता है, ये बात आपको मालूम रहनी चाहिए। अब मुद्दे की बात ये देखिएगा, इसकी विकर्ण कैसी दिखेगी, इसकी विकर्ण ऐसी कुछ दिखेगी। अब ये दोनों जो विकर्ण रहेगी ना, AC और BD, ये बराबर होगी। आप ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। ये मेरे ख्याल से इस नोट्स में लिखा है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, पर ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि AC हमेशा बराबर BD होगी। कब? आयत में, रेक्टेंगल में। वर्ग में भी यही सेम हिसाब किताब होगा, वर्ग में भी यही सेम हिसाब किताब होगा। AC और BD सेम होगा। आप में से कोई मुझे बताएगा पर ये ऐसा हो क्यों रहा है? कोई भी छात्र मुझे बताएगा ऐसा हो क्यों रहा है? कि अब ऐसे तो आप कोई भी कुछ भी लिख देगा, आप मान ले रहे हो, अच्छी बात है, मतलब आप ओबीडियंट बच्चे हो, परंतु क्या आप बता पाएंगे मेरे को कि AC और BD समान क्यों होंगी? दिख रही है वो बात अलग है, पर उसके पीछे का तर्क क्या है? कल की क्लास को अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आएगा। समकोण बना रहा है, फिर समकोण में क्या होता था? चलो आओ देखते हैं इसको। ये जानना है आपको कि चलें ऐसे ही जानना है? क्यूरियस हैं आप अगर देखें सिर्फ एक आयत को, छोटी सी बात है, ठीक है, ये अगर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना हुआ? 8 ही हुआ ना, क्योंकि विपरीत भुजाएं सेम होनी चाहिए। ये अगर 6 हुआ तो ये भी हुआ। अब आप देखिए इसमें विकर्ण है क्या? विकर्ण कायदे से ये चीज, एक विकर्ण AC हो गया और एक विकर्ण BD हो गया। आप सिर्फ त्रिभुज ABC को देखिए, आप सिर्फ त्रिभुज ABC को देखिए, ट्रायंगल ABC को देखिए। अब वो ट्रायंगल ABC आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, ऐसा कुछ।
दिख रहा है ना आप सभी को, ये ऐसा कुछ दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनियस है। और मैंने कल आपको क्या बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर दोनों का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, सी स्क्वायर हमें निकालना है। ये 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, तो सी वर्ग आ गया 100 और सी कितना हो गया 10। ठीक है, ये आ गई आपकी कितनी, एसी 10 आ गई। अब आप जरूर, ये तो देखो बच्चे की कमी है कि वो इसमें सिर्फ एक त्रिभुज देख पाए। त्रिभुज इसमें कितने हैं, कोई बता पाएगा? 1 2 3 4 की और भी हैं, और क्या है, 5 6 ही है बस, 7 8 और है 8। ठीक 8, ठीक है। तो अब एक आपने बड़ा त्रिभुज जब एबीसी पकड़ लिया है, तो अब आप एक बीसीडी भी पकड़ लीजिए या बीडीसी कह लीजिए इसे, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये आपका बी हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो। बन तो यहाँ पे भी 90 ही रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये कर्ण होगा, यानी कि अब बीडी कर्ण है। अब अगर बीडी कर्ण, यहाँ पे भी वही चीज तो लागू होगी दोस्त, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये कितना होगा 10 स्क्वायर, यानी कि ये है कितना 10। तो वापस आप देखेंगे यहाँ पे कि बीडी की लेंथ कितनी आ रही है 10, तो क्या आप बोल सकते हैं 10 बराबर 10 है, तो इसीलिए ये हो जाए। अब मैं बिना वैल्यू के करता और मैं बताता ना तो एक दो जन को डाउट रहता, बट वैल्यू के साथ में आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बात तो स्पष्ट है। यही सेम चीज वर्ग में भी होती, ठीक है। बन क्यों रहा है, आपने बहुत सही बात बोली कि यहाँ क्योंकि 90 रहता है तो ये क्या बनाता है, एक समकोण त्रिभुज बना के देता है, और समकोण त्रिभुज के कारण आप कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर, तो ये सबसे अच्छी बात थी। वेरी गुड मैम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बस पता रहे तो आप फंसेंगे नहीं। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा है, पैरेललोग्राम की चर्चा हो रही है। पैरेललोग्राम ही तो पढ़ रहे थे हम। प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, यानी कि विशेषताएं, है ना, ये वही बात हो गई। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वोगसम त्रिभुज में समद्विभाजित करता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज अपन भूल गए यहाँ पे डिस्कस करना, ये इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की। हमने इन दोनों के लिए तो लिख दिया था, पर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप देख के भी बता दोगे कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। आप देख के ही बता दोगे दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ 90 तो बन नहीं रहा है तो वो चीज लागू नहीं होगी। ये जितना होगा, अगर ये 90 से छोटा है तो ये वाला अवश्य 90 से बड़ा होगा, ठीक है। और ये अगर 90 से बड़ा होगा तो इसके सामने वाली भुजा अवश्य ही ज्यादा बड़ी होगी। इसीलिए आप ध्यान देना कि यहाँ पे अगर ए बी सी डी बन रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस, यानी कि आप अपनी भाषा में पतंग भी कह सकते हैं, और इसे समभुज चतुर्भुज कहा जाता है ना। तो इसे आप ध्यान में रखना, यहाँ पे ये जो विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते, AC बराबर BD नहीं होता, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। बेशक इसे ये दो भागों में बांटेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी है कि वो दो भागों में बांटता है। यानी कि अगर ये पूरा AC 20 सेंटीमीटर है तो बटेगा तो ये 10-10 में, ये BD अगर पूरा 12 सेंटीमीटर है तो बटेगा तो 6-6 में, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसी ये छड़ियां मार रहा हूं कि आपको समझना है कि वो तो बटना लाजमी है, वो सही बटेगा एकदम, ठीक है। तो ये आप एक लिख के रखिएगा, आपको बहुत ये काम में आने वाली चीज है। हाँ नहीं, मैंने तो वो लिखा है ना, नॉट इक्वल। हाँ, ये नॉट है ना, यहाँ 90 बन रहा था करके आपको दिख रहे थे, यहाँ 90 नहीं बनेंगे दोस्त, यहाँ पे कोण ही अलग बनते हैं, ठीक है। और जितना बड़ा कोण उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी, उसी के आधार पर वहां पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर आपके मन में विचार रह रहा है तो आप देखिए, अगर ये 100 है तो ये भी 100 हुआ, क्योंकि विपरीत कोण बराबर होंगे, तो ये तो बेचारा 80 ही हो पाएगा ना, ये भी 80 ही हो पाएगा। अब आप सोचिए इनको ऐसे 80 वाले कोण के सामने ये वाला विकर्ण बन रहा होगा,
कहीं ना कहीं 100 वाले कोण के सामने ये विकर्ण बन रहा होगा, तो जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी विकर्ण बनाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे आपको विकर्ण बराबर नहीं दिखती है। ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दी। आइए चेक करिए ये क्या लिखा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपके लिए सर्वोगम है यानी ये सिमिलैरिटी को दर्शाता है, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। प्रॉपर्टी में अगर लिखा हुआ है तो इसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। आप मोटे मोटे तौर पे ये मान लीजिए कि सर्वोगम होता क्या, सिमिलैरिटी क्या होती है। छोटी सी बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम। सिमिलैरिटी मतलब एक जैसे दिखने वाली आकृतियां होगी, ठीक है। मान के चलिए एक ये मैंने आकृति बना दी, ठीक है, इसी का एक बड़ा भाई बना दिया जो ऐसा ही दिख रहा है, तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। एक ये ऐसी आकृति बना दी, एक इसी को बस जूम कर दिया, बड़ा बना दिया, तो ऐसी दिखेगी, ये क्या होगा, सिमिलर होगा, एक जैसे दिखने वाले। बस अभी के लिए आप इतना याद रखिए, ये सही बात नहीं है पूरी तरीके से, वो टॉपिक ऑल टुगेदर बहुत बड़ा है जो अभी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बट एक छोटी सी बात मैं आपको ये जता रहा हूँ। आपने सुना होगा ना, लड़कों को ऐसे बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड तो कैटरीना कैफ जैसी दिखती है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो उसके समान है, ठीक है, दिखती दिखती ऐसी कुछ नहीं है, पर अब बताना है तो बताएंगे लड़के इस तरीके से, ठीक है। तो अब कटरीना तो नहीं रहेगी, कटरीना समान हो गई। तो यहाँ पे भी अगर आप सिर्फ देख पाएंगे तो ये जो एक त्रिभुज बन रहा है ये लगभग इसके समान ही बन रहा है। तो ये वही बोल रहा है कि दो समान भागों में दो समान त्रिभुज आपको मिलते हैं। छोटा सा उदाहरण आपको लेना हो तो आप वर्ग में ले लीजिए। वर्ग में आपको एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है। इस तरीके की वो बात अभी आपसे कर रहा है मोटे मोटे स्तर पर, तो ये आपको बात पता रहनी चाहिए। ये जरूरी कुछ विशेषताएं हैं इसमें, ध्यान से देखिए। किसी भी दो लगातार कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है। दो लगातार यानी कि क्रमागत, तो अगर A के साथ अगर मैं देखूं तो B का योगफल 180 होना चाहिए, ठीक है। कोई मेरे को बता सकता है क्यों ऐसा हो रहा है? पर 90 नहीं, हमेशा देखो दोस्त 90 नहीं होगा, सिर्फ वर्ग और उसमें आपको 90 मिलेगा। हाँ, यानी कि इसका और इसका योग कितना होगा, 180 होगा। मैंने बोला ना, सिर्फ एक ही चीज हमने ज्योमेट्री पढ़ी आज तक, सिर्फ उसी के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपनाना पड़ेगा ज्योमेट्री को, क्योंकि देखो मेरे को बस वो देखना है कौन बच्चा कितना सोच पाता है। कहीं ना कहीं ये क्या है, समान ही थी, है तो ये समान ही ना, ये समांतर है। आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी में आगे सोचिए। अब आपको ये लाइन साइन एंगल नहीं दिख रहा है जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये समांतर रेखाएं, और ये क्या हो गई, एक तिर्यक। तिर्यक के अंदर का कोण का योगफल कितना आता था, अपन ने निकाला था 180। तो सिर्फ ये देखने का नजरिया है कि ये ऐसी भी रह सकती थी, और कहीं ना कहीं फिर ये दोनों तिर्यक के अंदर के कोण, इसका हमने प्रूफ निकाला हुआ है कि 180 क्यों आता है, इसीलिए ऐसा वो लिख रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा। याद रखना क्या है, अब आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना हमें गणित आ जाना चाहिए कि नींद में भी उठाओ तो हम बता पाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो A और B का योगफल कितना हुआ, 180। कहीं ना कहीं B के क्रमागत कौन सी आएगी, C, इनका योगफल कितना होगा, 180। कहीं ना कहीं ये भी आपको अब ऐसा कुछ दिख रहा होगा कि AB और DC समांतर हैं और ये BC एक तिर्यक है, इसीलिए इनके अंदर के कोणों का योगफल 180। अब मैं ये बार बार नहीं आपसे कहूंगा, पर अब आपको ये खुद ब खुद समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं C और D का भी योगफल 180, A और D का योगफल 180। अब हम पीछे जाते हैं, एक बार आप ये लिख लीजिए, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। एक चीज आपने पहले ही निकाल रखी है, ये चीज आपको मालूम है, मालूम है मतलब आपके दिमाग को मालूम है, बस वो आपको बता नहीं रहा है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ 100 निकाल रहे थे जब हम, तो यहाँ 80 आ गया, यानी कि ये क्रमागत ही तो थी। 100 और 80 180 तो बन रहा था, ये तो आपके दिमाग को पता है, वो आपको बस बता नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ अगर 90 रहती है तो यहाँ पे भी तो 90 ही रहती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है। देखो यहाँ पे भी आप 80 निकाल रहे थे तो यहाँ 100 लिख ही रहे थे ना, भले वो आप कैलकुलेशन करके निकाल रहे हो। मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ कि एक्चुअली में होता है, एक एक करके ये सारी चीजें आपसे साझा होती जाएगी। हाँ, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आइए, किसी भी दो लगातार कोणों के अर्धक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। रटना नहीं, इसको भी समझ के करना, और मेरे को कोई समझाएगा ये तो मेरे को अच्छा लगेगा।
ये BOC की बात कर रहा है। आप ये ड्राइंग बना लीजिए। आपकी मनीषा मैम इंजीनियरिंग थी क्या? क्या लिए थे आप? BSc मैथ्स तो इंजीनियरिंग ही हो गई, समझ लो। आपका क्या था? अच्छा, आपका तो वो था इंजीनियरिंग। आपका क्या था मैम? आप डॉक्टर वाले हो तो आप बायो पढ़ा देना मेरे को भी। आपका क्या था दोस्त? कॉमर्स। अच्छा, पूरा मतलब BCom किया आपने कि क्या किया फिर? BBA की BCom? BCom कहाँ से? अच्छा, गोरी दिखा सीधा। तो मतलब वो पूरा अकाउंट्स वगैरह बनाना जानते होंगे आप, अकाउंटिंग समझते होंगे आप। टैली वैली आता है आपको? अच्छी बात। तो अभी कहीं आप नौकरी अगर करते हैं कि सिर्फ तैयारी कर रहे हैं? करते हो ना, अच्छी बात। मेरे को बहुत खुशी होती है। वहाँ पे भी हमारा SSC का एक छात्र है, डीमार्ट में काम करता है लड़का, जमाने वमाने का, पर बहुत तेज है। तो मतलब अच्छा लगता है। ऐसे भी छात्र आते हैं ना कि काम कर रहे हैं रात भर, फिर सुबह ही क्लास आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। उसको आधा घंटा लेट भी आता है तो मैं आने देता हूँ, पर सिर्फ उसी को। तो ऐसे अच्छी बात है। चलिए आइए, इसको कोई बता सकता है क्या कि एंगल BOC 90 क्यों होगा? यानी कि ये वाला कोण 90 क्यों होगा? इस पे निर्भर कर रहा है वो। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इसको कोई भी एक कोण बोलिए आप, 80, 90, 100, 110, कुछ भी बोलिए। क्या बताना है? 60, 65, कुछ भी एक बोलिए। 60 बोले, 70 बोले, क्या बोले? 65 ले लें, बिंदुओं में काम आएगा। पर ठीक है, वो आप करके दिखाओगे। ये 65 हुआ तो ये कितना हुआ? 115। क्योंकि क्या है, लगातार वालों का योगफल अब आपको पता रहना चाहिए कितना होता है, 180। ठीक है, इसका अर्धक जो होगा वो क्या करेगा, और इसका भी एक अर्धक होगा। यहां पे आके मिलेंगे, ओ पे मिलने दो, मेरे को नहीं मतलब। 65 का अर्धक कितना होगा? 32.5। और 115 का अर्धक कितना होगा? 115 का अर्धक कितना होगा? 57.5। अब मेरे को बस इतनी सी बात है कि मेरे को बस ये बता दो, ये एक छोटा सा त्रिभुज आप सभी को दिख रहा है जिसमें ये 32.5 है और ये कितना है? 57.5। कहीं ना कहीं इसका, इन तीनों का योगफल 180 होना चाहिए, क्योंकि है तो ये त्रिभुज ही। तो 32.5 और 57.5 कितना होगा? 90 होगा। आप कोई भी संख्या ले लो, 90 ही आएगा वहां पे। 32 और 57 89 हो गया, 0.5 90 हो गया। तो जब ये दोनों 90 है तो इसको भी तो 90 होना पड़ेगा, तब जाके ही तो 180 बनेगा। ठीक है, अब आप 60 लेते तो ये 30 आ जाता, और ये कितना आता? ये 60 लेते तो ये 120 होता, यानी कि तब ये 60 बन गया रहता। 30 60 कितना हो गया? 90। ठीक है, आप बिंदुओं में कराओगे तो भी वही आएगा, बिना बिंदु कराओगे तो भी वही आएगा। आपको हमेशा यहाँ पे कितना मिलेगा? 90। पर ये कब? जब समांतर वाले चतुर्भुज में ये हो रहा है। ट्रपीजियम में जरूरी नहीं है, वो समांतर नहीं। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। फंस जाओ तो खुद से उदाहरण लेके इसको कर लेना। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप खुद से उदाहरण लेके नहीं कर सकते। खुद ही करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर है, मेरा भी काम कम हो जाएगा और आप लोग की भी चीजें अच्छी खुद ब खुद होगी। क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरे बताने से आप बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे। मेरे बताने से या किसी भी एक टीचर के बताने से आप बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे। जब तक आप खुद बनाएंगे ना, तो वो जो समझ आएगी वो सबसे ज्यादा अच्छी समझ बैठती है अंदर। ठीक है, तो ये 32.5, 57, 90 हुआ, तो ये भी 90 होगा, तब जाके योगफल पूरे त्रिभुज का 180 बनेगा। ठीक है, और ये अर्धक है। अर्धक का काम ही है आधे में बांटना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल को ये एक यहाँ पे चल रहा है 80 डिग्री है, एक ऐसी रेखा आ गई जो इसको 30 और 50 में काट रही है, तो आप मेरे को आगे पूछ रहे हो सर यहाँ 90 क्यों नहीं बन रहा? वो फिर बेवकूफी हुई। ठीक है, ये अर्धक है, तो अर्धक का काम है आधे आधे में बांटना। ठीक है।
तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये भी एक जरूरी बात है बहुत। आधार आपको मालूम है ना क्या होता है? बेस। आधार क्या होता है? बेस। समान आधार एवं समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है। ये आप पॉइंट लिख लीजिए एक तो आप कॉपी पे, ड्राइंग बना के लिखिएगा, बकायदा ये सब लिखिएगा। ये नहीं भी लिखेंगे और ड्राइंग बना के ये लिखेंगे तो भी मेरे को चल रहा है, परंतु फिर आप दिखाइएगा कि ए बी डी सी और बी ई एफ सी वो समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, अब मेरे को एक छोटी सी बात बताइएगा, मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, ठीक है। इमेज का मतलब आपको समझता है कि क्या होता है? इमेज, अरे ये दर्पण वगैरह पढ़ाए होंगे ना आपको रीजनिंग में, मिरर इमेज। इमेज क्या होती है ना? इमेज को वैसे बोलते क्या हिंदी में? छवि बोलते? नहीं, प्रतिबिंब। वेरी गुड, प्रतिबिंब। ठीक है, आप सोचिए ये एक आधार है, ठीक। इसी आधार को एक अगर आप आईना मान लें और इसकी इमेज बना दें तो ऐसी कुछ बनेगी, यानी कि इस सीधी की ऐसी कुछ बनेगी, इसकी भी ऐसी बनेगी, इसकी रेखा भी ऐसी कुछ बनेगी। तो आप देखो ये दोनों पूरे पूरे सेम है कि नहीं है? तो एक ही आधार पर यानी कि एक ही बेस पर अगर दो पैरेललोग्राम यानी कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, पैरेललोग्राम यानी कि आपका समांतर चतुर्भुज बनेंगे तो उनकी भुजाएं मतलब उनका क्षेत्रफल हमेशा सेम आएगा। तो ये अगर 50 था तो ये भी 50 है। ये सबसे आसान तरीका है आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज लागू होती है कि एक ही आधार पर अगर बन रहा है तो। अब आप समझिए कि कितने भी बने, ठीक है। आप देखिए एक ये रहने दीजिए आपका, ठीक है। अब अगर ये समांतर है तो कहीं ना कहीं ये आपस में समांतर ये भी है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि नहीं मेरा मूड खराब हो गया अब, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप सोचिए ये आधार वही है, इसको अगर मैंने 20 डिग्री से छेड़ दिया, ठीक है, तो ये चीज भी 20 डिग्री से ही छिड़ जाएगी, क्योंकि जितना आप यहां से हिलाओगे खुद ब खुद वहां तक हिलेगी। क्यों? क्योंकि इसको भी बनना तो समान ही है, तो रहना तो इसको भी पैरेलल है। तो सिर्फ इसको 20 डिग्री से करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि इसको नहीं करेंगे, फिर समांतर कहाँ रह गई? अगर मैं एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है तो ये समांतर थोड़ी है। इसको 20 डिग्री से मोड़ रहा हूं तो इस लाइन को भी तो मेरे को 20 डिग्री से मोड़ना पड़ेगा, अब जाके कहीं ना कहीं ये समान होंगे, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे भी चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जितना आपने यहाँ मोड़ा उतनी ही यहाँ पे मुड़ी, तो जितनी ये एरिया होगी जितनी यहाँ पे घटी उतनी ही यहाँ पे क्या हो गई,
बढ़ गई, उतनी ही यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। जितनी अगर यहाँ पे आप मान के चलिए 10 एरिया इस तरफ हुई तो 10 एरिया इधर आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए इतने बीच की एरिया जो थी ये वाली बी सी डी, और इसको हम नाम दे देते हैं ई, ये 50 है। तो पहले अगर आप देखते हैं तो 50 प्लस 10 60 ही दिखती है आपको एरिया। अब आप देखो कि 10 इधर सरका दिए, 10 एक्स्ट्रा एरिया इधर आ गई। अभी भी आप देखोगे तो ये जो नया चतुर्भुज बना होगा ई एफ सी बी, ये भी अब 50 प्लस 10 60 के बराबर ही, ठीक है। तो ये इसके आधार पर काम करता है। अब आपको अगर प्रश्न इसमें पूछा जाए तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। भले ही पूरा एकदम जोकर लग रहा है ये, पर अब आप समझो कि प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछेगा भी वो तो क्या पूछ लेगा आपसे, कुछ भी नहीं पूछ सकता। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। आपको बोल देगा कि ये देखो ए एफ ई जी ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ए डी सी बी भी एक समांतर चतुर्भुज है, और ए जी एच बी भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या सभी का आधार सेम है? बस आप मुझे ये बताइए, सेम है तो सभी का क्षेत्रफल सेम आएगा। अब आपको उसमें से एक का बता देगा, बोल देगा बताइए ए डी बी सी का क्षेत्रफल है 36, और अब आपसे पूछेगा बताओ कि ए जी एच बी का कितना है। आप अगर दिमाग लगाओगे तो आपको मालूम है कि अगर आधार सेम है और ये आपके मतलब समांतर ही चतुर्भुज बन रहे हैं, यानी कि पैरेललोग्राम ही बन रहे हैं, तो कितनी होगी एरिया, सेम होगी। तो उसकी भी 36 हुई और इस वाले की भी 36। अब परेशान करना ही है तो बोल देगा अच्छा मेरे को ये बताओ ए बी ई एफ की एरिया जोड़ दो आप उससे ए बी एच जी से। तो अब आपको मालूम है इसकी 36 है, इसकी 36 है, तो कुल मिला कितनी हुई 72। ज्यादा से ज्यादा पूछना है तो ऐसा कुछ पूछेगा, पर ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए कि अगर आपका बेस आधार सेम है फिर कितने भी उस पे आपके वो बन जाएं, क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, तो आपका वैल्यू सेम आएगा, क्षेत्रफल सेम आएगा। अब जैसे ये भी एक उसी पे निर्भर करती हुई चीज है, ध्यान से देखिए इसको। समान आधार एवं समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा होता है, ठीक है। यानी कि आप देखिए ये ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसके आधार पे बना हुआ एक ये त्रिभुज है, इसके आधार पर बना हुआ ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब वो त्रिभुज जैसा भी बने आपको पता बस ये रहना चाहिए कि इसका जो एरिया बनेगा ये पूरे चतुर्भुज का आधा बनेगा। ये आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको ड्राइंग दिखाता हूँ। ड्राइंग के साथ ही लिखिएगा, नहीं तो सिर्फ जो लिखावट रहती है वो हम पढ़ते नहीं है, ड्राइंग रहती है तो हमें ज्यादा चीजें बेहतर समझने आती है। ठीक। चले अब देखिए, आप कभी भी फंसे ना तो रटने नहीं, बस आप समझने की कोशिश करना कि चल यार एक साली को ना छोटा सा उदाहरण लेते हैं आसान सा और देखते हैं हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे आसान उदाहरण आपका बनेगा वर्ग में, उसके बाद बनेगा आयत में। अपन आयत लेते हैं, वर्ग में बहुत आसान हो जाएगा।
अब आयत है समझो, ठीक है, ये आपका 8 है मान लो, ये आपका 6 है, तो लंबवत दूरी आपको मालूम है दोनों के बीच में 6 की है, ठीक। अब वो बिंदु कहीं पे भी रहने दो, दो तो ये बिंदु होंगे बेस के, आधार के, ठीक है। अब एक बिंदु भले यहां बीच में ले लीजिएगा तो भी आपका उत्तर सेम आएगा, बता रहा हूं कैसे, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं O, इसको हम कह देते हैं B और C, इसको हम कहते हैं A B C D, ठीक है। अब आप देखिए पूरे आयत का वर्ग कितना होता है, ये हम सबको पता है, क्या होती है, लंबाई चौड़ाई की गुणा 8 6 48, ये किसकी है, A B C D की है, ये हम सभी को पता है ना, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा पर एक दिखाने के लिए बस आपको, ये 48 है। और त्रिभुज की मैंने आपको लिखाई होगी, अगर आपने लिखी है तो, आधा इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये लिखाई हुई ये बात है ना। तो आधार इस त्रिभुज का क्या है, OBC का 8, ऊंचाई कितनी होगी दोस्त, यही ऊंचाई गिनाती है, जो लंबवत दूरी होती है उसी को ही ऊंचाई कहते हैं। अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही दिखेगी, ठीक है। तो 8 6 48 का आधा कितना हुआ, 24। तो ट्राइंगल BOC आपको कितना मिल रहा है, आधा इंटू 8 इंटू 6, ये कितना है 24। तो 48 का आधा ही है ना 24। तो अब अगर आपको लगे कि नहीं 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 सर ये तो बिंदु इधर है, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं बिंदु इधर रहने दो, बिंदु यहां पे रहने दो, मैं तब भी आपको बोल रहा हूं उत्तर आपका यही आएगा। अगर आपके मन में ऐसा भी विचार आ रहा है तो भी आपका उत्तर वही आएगा। क्यों, क्योंकि आधार कितना है 8, लंबवत दूरी अभी भी 6 ही आएगी, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 8 इंटू 6 इंटू आधा। तो वो बिंदु कहीं पे भी रहने दीजिए, आपको घबराना नहीं है, ये बात स्पष्ट है। अब आप देखिए 2014 में आपका प्रश्न पूछा है इसी चीज के आधार पर, बताओ, निम्नलिखित समांतर ABCD यदि x जो है AMB को दर्शाता है, x इतनी चीज को दर्शाता है त्रिभुज को, y समांतर चतुर्भुज को दर्शाता है यानी कि ABCD को, तो x बटे y क्या है, हम सभी को पता है 1/2 होगा, ठीक है। यानी कि ये अगर 24 थी तो वो कितनी आएगी 48, यानी कि ये अगर 10 है तो ये कितनी आएगी पूरी वाली 20, ये अगर 24 है तो पूरा वाला कितना आएगा 48, ये 10 है तो पूरा वाला कितना आएगा 20। तो 10/20 भी 1/2 होता है, 24/48 भी 1/2 होता है। तो ये छोटी सी विशेषता अगर आपको पता थी तो ये प्रश्न आपको तकलीफ में नहीं डालता, आप सीधा मार्क कर दे कहां, ठीक है। अगर मैं रहता तो मैं ऐसा कुछ पूछता, पर वो नहीं पूछेंगे ऐसा घुमा फिरा के। पर एक चीज आप समझिए, अगर इतने पूरे बड़े क्षेत्रफल में, इतने पूरे बगीचे में अगर मैं बात करूं, ये आधा बगीचा ले लेता है तो बाकी का जितना बचा वो भी तो आधे के बराबर होगा। समझ गए मेरी बात आप लोग? यानी कि अगर पूरा 100 स्क्वायर फीट का बगीचा है, ठीक है, अब आपको मालूम है ये कितना है ABCD है, ठीक है। AMB कितना होगा, AMB कितना हो जाएगा 50, आधा उसका, ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं ADM और BMC का जोड़ भी तो 50 ही है, यानी कि 100 फ्रूट लगे हैं पूरी जगह में, 50 तुम्हारे इसके अंदर लगे हैं, तो 50 इन दोनों में मिला के ही तो लगे हैं। तो अगर प्रश्न इस तरीके का पूछ लेता आपको ऐसी ही ड्राइंग देके कि बताइए ADM क्षेत्रफल योग BMC बटे AMB का क्षेत्रफल, ये कितना आता, 1/1 आता। ये कितना आता, 1/1, क्योंकि ये अगर 25 है, ये 25 25 25 50 और नीचे क्या है 50। तो ऐसा कुछ पूछ लेगा तो आप मेरे को फिर गाली मत मारना कि ये तो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई हुई है। ये हर चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद सोचनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है, आप कोई भी अच्छी किताब बनाएंगे तो वहां पे ऐसा प्रश्न अवश्य रहेगा, 100% रहेगा। तभी हम बोलते हैं अभ्यास करिए तो आपको खुद ब खुद चीजें बार बार दिखेंगी, ठीक है। पर व्यापम इतनी मेहनत नहीं कराएगा आपसे, वो सीधा आपकी विशेषताएं गुण के आधार पर ऐसे प्रश्न पूछता है, तो ये तुरंत आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सब मत चुनिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना, ये नहीं अपने को चुनना है। चलिए आइए, हाँ जी, ये लिख लीजिए, ये भी बहुत जरूरी विशेषता है आपकी। समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के वर्ग का योगफल उनके विकर्णों के वर्ग
के योगफल के बराबर होता है। यानी विकर्णों के वर्ग के योगफल को बोल रहा है, विकर्ण के वर्ग का नहीं, विकर्ण के वर्ग, विकर्ण दोनों विकर्णों को जोड़ना है ना आपको, ऐसा नहीं कि एक विकर्ण की बात हो रही है, दोनों विकर्णों के वर्ग का योगफल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर होगा बाकी सारी जितनी चारों भुजाएं हैं उनके वर्ग के, ठीक है। और अभी तक तो हमें यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है कि जितना AB होगा उतना ही DC होगा, जितना AD होगा उतना ही BC होगा। तो AB की जगह अगर कहीं DC लिख दिया जाए तो बुरा नहीं मानना है, AD की जगह कहीं BC लिख दिया जाए तो बुरा नहीं मानना, ठीक है। अगर ये बात हमने लिख रखी है तो अब हमें मालूम है कि AB स्क्वायर यानी कि अगर ये 10 था तो इसका स्क्वायर 100 होगा, कहीं ना कहीं DC स्क्वायर ये चीज ये भी 10 रही होगी, इसका वर्ग कितना रहा होगा 100। तो AB स्क्वायर और CD स्क्वायर दोनों बराबर है, इसीलिए उसने 2 टाइम्स AB स्क्वायर लिखा हुआ है। BC स्क्वायर और AD स्क्वायर बराबर है, इसीलिए उसने 2 टाइम्स BC स्क्वायर लिखा हुआ है। ये मत सोचिएगा कि कोई चीज गायब हो गई, नहीं, गायब कुछ नहीं हुई है, हर चीज पुरानी चीजों से लेन देन में चल रही है। चलें आगे बढ़े, ठीक है। ये लिखा हुआ है तो ये आपके खुद ब खुद दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि AB बराबर किसके होगा DC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है इसीलिए लिख रहा हूं। BC बराबर किसके होगा AD, पैरेललोग्राम। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो तो उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका मतलब यह आयत या वर्ग होगा। मैंने अभी आपको शुरू में एक बात लिखाई थी कि आयत और वर्ग में क्या होता है, विकर्ण बराबर होते हैं। ये क्या बोल रहा है, विकर्ण बराबर होने पे आयत या वर्ग होगा, बात एक बराबर। आप अपने घर से कोचिंग आइए रास्ता वही है, कोचिंग से घर जाइए रास्ता वही है, ठीक है। तो विकर्ण बराबर यानी कि आयत या वर्ग, यही हमने एकदम शुरू में आज डिस्कस कर रखा है। यहाँ विकर्ण बराबर यानी कि आयत और वर्ग, ठीक है। मुझे मालूम नहीं था आगे ये लिखा है नहीं लिखा है। अबे एक बात यहां और भी लिखी हुई कि जब भी ये आयत एक दूसरे को काटेंगे, यहां अगर 90 बनेगा तो इसके सामने भी 90 बनेगा, कहीं ना कहीं ये भी 90 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, सब एक ही सीधी रेखा के बिंदु के इर्द गिर्द 180 बनता है। तो छोटी छोटी बातें वापस वही कनेक्ट हो रही है, ये सारे 90-90 बनेंगे, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। बढ़िया, चलिए आइए अब थोड़ा सा फुर्ती से काम करके निपटाते हैं जल्दी जल्दी। मेन मुद्दा वही था, हमें पढ़ना था वो समांतर चतुर्भुज। अब ये सारी बातें बहुत आसान है, इसको नहीं भी लिखेंगे, ये PDF में आपसे शेयर करूंगा तो आपको समझने आ जाएगा। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 होता है, ये हम सभी को पता है। ये भी 90 और ये भी 90 है, ठीक है। विपरीत भुजा के दोनों योग आपस में बराबर होते हैं, यानी कि AD बराबर BC, यानी कि ये वाली और ये सेम हुई तो ऐसी एक तिरछी रेखा मार रहा हूँ। AB और DC बराबर होगी तो यहाँ पे 2 तिरछी रेखा मार दे रहा हूँ। आपको अब खुद ब खुद समझने आना चाहिए कि ठीक है, तिरछी रेखाएं मारी जा रही है मतलब वो बराबर है। प्रत्येक कोण 90 के बराबर होता है, ठीक है। विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी हमने देख रखा है। तो वहां पे हमने समय दे दिया तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से हमें समझ आएगी। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बात याद रखना, ये हमने वहां पे लिखा हुआ है, वो ड्राइंग में बना हुआ है। आप बना रहे हैं कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहां बना रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद ब खुद बनाए, अगर मैं नहीं भी बोलूं तो। ये बनाए हूं, ये बनाए हूं,
यहाँ पे आप बना दो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, ये हम सभी को पता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप, ये रटना थोड़ी पड़ता है, आयत का परिमाप ये आपको पता रहना चाहिए। परिमाप क्या होता है? बाउंड्री, कि भाई ये आपका बगीचा है, ये बताओ कितनी आपकी बाउंड्री है, कितनी जगह पे आप यहाँ से चलोगे। तो आपको मालूम है लंबाई एक बार चलूंगा, फिर एक बार चौड़ाई चलूंगा, फिर एक बार लंबाई चलूंगा, फिर एक बार चौड़ाई चलूंगा। तो कुल मिला के 2 बार आप लंबाई चढ़ते हैं, कुल मिला के आप 2 बार चौड़ाई चढ़ते हैं। ठीक है, ये इसीलिए ऐसा होता है। आयत का विकर्ण, ये अब हम सभी को पता है कि ये बन क्या रहा है, एक अंदर समकोण त्रिभुज बन रहा है। उसमें हम सभी को पता है कि कर्ण का वर्ग कितना होता है, लंबाई और चौड़ाई का वर्ग का योगफल। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ये भी आपके पेपर का प्रश्न है। अब कोशिश करिए बन रहा है कि नहीं। वो क्या बनाया उससे भूल जाइए, वो तो गलत ही बनाया है जिसका पेपर मिला है मेरे को। आप अपने तरफ से सोचिए और मुझे उत्तर दीजिए। सबसे पहली बात, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये सही है कि गलत है? सही है ना ये बात? ठीक। प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक समलंब, समलंब क्या होता है? ट्रपीजियम। मैंने शुरू में ही आपसे एक बात कही, वह नहीं होता है, वह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2 भुजाएं तो आपस में समांतर है, तीसरी और चौथी नहीं रहती थी। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। इसका अर्थात ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों में 2 शामिल है। अब स्मार्टनेस से काम करो। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको स्मार्ट बनना है, आपको वो बोलते हैं ना मूवीज में शाना बनना है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत तेज हो, ऐसा नहीं होता कि तेज आदमी ही आगे बढ़ता है। जो शाना होता है वो आगे बढ़ता है जिंदगी में। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कितने टॉपर्स रहते हैं, इतने भोले भाले रहते हैं, क्या करेंगे जिंदगी में आगे जाके। अब देखो, आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि देखो 2 तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 2 गलत है तो ये भी नहीं हो सकता कि सभी कथन सत्य हो, तो क्या बचेगा? अब मेरे को तीसरा और चौथा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पर मेरे को मार्क्स मिल गए। आप, क्योंकि क्या होगा कि आप कुछ चीज भूल भी जाते हैं कभी कभार पेपर में, और ये सारी चीजें भी रहती है। मेरे पास तो समय ही नहीं रहता पेपर में, तो मैं तो कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, कौन सा वाला? कौन सा वाला? एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर। अरे यार, क्या ऐसी बात करते हो मैडम, चारों भुजाएं सेम है तो उसको वर्ग कहेंगे। और जो मैं 2-3 दिन से आपसे चर्चा कर रहा हूं, पतंग में भी तो चारों सेम होती हैं, इसको वर्ग कहते हैं क्या? पतंग को क्या कहते हैं? सम, क्या बोलते हैं यार? देखो ना वहां पे क्या क्या बोला है, मैंने उस दिन भी आपको बताया। समबाहु बहुभुज, सम चतुर्भुज बोलते हैं। तो 2 ऐसी बातें होती हैं जहां पे आपको देखो, यहां पे भी सब कुछ सेम मिलेगा, पर क्या इसे वर्ग कहेंगे? नहीं। क्लास में कुछ लोग तो चलो अच्छे हैं, पर इसका ये अर्थ थोड़ी है कि क्लास में सब अच्छे हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं वो वर्ग है। तो ये नाइंसाफी नहीं हुई रोम्बस के साथ? रोम्बस भी तो बोल रहा है कि मैं भी तो चारों सेम हूं साले, तो मेरी बात क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ वर्ग को ही पूरा क्यों गिना रहे हो? तो ये कथन अपने में ही गलत हुआ, सिर्फ वर्ग नहीं कहते। इसके बाद अगर ये विनम्रता से मुझसे कहता ना यहाँ पे आगे सम चतुर्भुज भी कहते हैं, तो मैं इसको सत्य कथन मानता। पर क्यों नहीं मान रहा हूं वो आप समझ लीजिए। समझ गए ना? नहीं समझे? इसमें चारों सेम है कि नहीं है, मेरे को बस ये बताओ। भुजाएं सेम है, तो इसका जिक्र वहां आना चाहिए था कि नहीं? कि सिर्फ वर्ग का आना चाहिए?
क्या केवल वर्ग ही एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं सेम है, कि ये भी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं सेम है? बस मेरे को इतना बताइए। दोनों है ना। अगर मैं बोल रहा हूं आपका पेपर निकल गया और मधु मैम का भी पेपर निकल गया, और मैं नीचे पेपर प्राइस दे रहा हूं सिर्फ मधु मैम को, तो वो आपके साथ गलत है कि नहीं है? मेरे को बस इतना बताइए। तो अब आप समझ गए रोम्बस की तकलीफ, वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ वर्ग नहीं कह सकते आप, वर्ग तो है ही है, पर वर्ग आधी अधूरी बात है, क्योंकि एक हिस्सा समचतुर्भुज भी कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये वाली चीज, अब कोई बच्चा को पता नहीं है अच्छे से, वो नहीं समझ पा रहा होता, तो वो यहाँ पे आंसर ही नहीं मार्क करता, उसको लगता है कि ऑप्शंस गलत है। पर जो बच्चा शाना है उसका तो सही आंसर मार्क हो गया है, क्योंकि उसने 2 के आधार पर बाकी चीजों को गलत कर रखा है। अब पेपर वाले इतना सोच ही नहीं रहे कि अरे एक बेवकूफी के कारण तो बच्चा अगर तेज है तो वो तो आंसर मार्क कर देगा। आधी अधूरी जानकारी वाला भी ऑप्शन ए मार्क कर देगा, परंतु उस बच्चे को शाना होना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और ये और भी कोई गलत है, एक समलम के विकर्ण समान होते हैं, ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे आपको समलम मिलेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा, जिसमें विकर्ण समान होते हैं, कुछ नहीं मिलेंगे, आप खुद ही बता देंगे। मान लीजिए ये ए बी सी डी, ठीक है, जहां ए सी बराबर बी डी होगा, आप अब खुद देखिएगा कि ये जो फिर आपके विकर्ण आएंगे वो समान दिखेंगे आपको। परंतु जहां ए सी बराबर बी डी नहीं होगा, मान लीजिए ऐसी कोई ड्राइंग है, एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिखेगा ना, तो हमेशा तो वो सत्य नहीं होगा। आधी बार बातें सच होंगी, आधी बार नहीं भी होंगी, पर जब यहाँ पे लिखा है कि कथन सही ही है, तो हम कैसे मान लें? हमें पूरा आश्वासन चाहिए। ये बात एकदम सही है कि कोई भी आप आयत बनाएंगे वहां पे वो दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित होंगे, कैसा भी आप आयत बना लीजिए। तो ये सत्य है, यानी कि 100% श्योर है, ये हमेशा सत्य है। परंतु बाकी में जो है वो आधा अधूरा सत्य है, तो आधे अधूरे सत्य पे कभी भरोसा नहीं करना है, पूरा सत्य लिखा रहेगा तभी आप चुनेंगे। ऑप्शन ए आपका सही है, वो बेचारे ने मार्क ही नहीं किया क्योंकि उसको लग रहा है 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, ठीक है। इसीलिए आपको विशेषताएं पता रहनी चाहिए। आइए, टाइम तो नहीं हो गया? कैसा करना है? 15 मिनट का काम बचा है, 15-20 मिनट का। मंडे को चालू करना है कि अभी करना है, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। तो मैडम बोल रहे हैं जाने नहीं दे रहे, 3 जन फंसा दिए मेरे को, अभी कर दूं? चलिए ठीक है। देखिए वर्ग में भी आपको पता ही होगा क्या क्या है, ये मुद्दे की बात नहीं रहेगी। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर एवं प्रत्येक कोण समकोण, ठीक है। यानी कि ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ड्राइंग में ही बना दो, सारे को छड़ी मार दो, यानी कि चारी भुजाएं सेम है। मैं रोम्बस का आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सारी भुजाएं सेम रहेंगी पर प्रत्येक कोण सेम नहीं होंगे। इसी का हमने उदाहरण लिया था, अगर ये 80 है तो ये 80 है, ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 होगा। ऐसी वाली बात तब हमने की थी। यहाँ पे प्रत्येक कोण बराबर भी नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। यहाँ तो प्रत्येक कोण बराबर होने के साथ साथ इतने महान है कि 90 भी हैं, ठीक। प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री बराबर होता है, ठीक। विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, अर्थात समद्विभाजित तो करते ही हैं, यानी कि इसको इक्वल भागों में तो बांटते हैं, परंतु 90 डिग्री बनाता है, ये वो बोल रहा है। विकर्ण कोणों का अर्धक होता है, यानी कि ये 90 है, आप सभी को पता है। जो विकर्ण निकलता है वो बीच से निकलता है, यानी कि वो 45 और 45 में बांटता है, ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि भुजा का वर्ग, ये हम सभी को पता है कि इसकी साइड L है, तो L इंटू L ही हम इसे कहते हैं। लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, आपकी लंबाई लंबाई जैसी दिखती है, चौड़ाई चौड़ाई जैसी दिखती है। तो L अगर साइड है तो इसका स्क्वायर कितना होता है? L स्क्वायर, ये एरिया होता है। कोई लोग A लिखते हैं तो A स्क्वायर लिख देते हैं, वो आपके ऊपर। परिमाप 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, चारों भुजाएं सेम है इसीलिए 4 भुजा। विकर्ण √2 इंटू भुजा, विकर्ण √2 इंटू भुजा, बहुत आसान। अगर ये L है, ये L है, तो विकर्ण कितना हुआ? ये यहाँ 90 डिग्री बना हुआ होगा। अब आप सिर्फ अपना दिमाग इस तरफ लगाइए कि इस छोटे से त्रिभुज को आप देखें, जो कि एक समकोण त्रिभुज है।
इसमें ये L है, ये L है, तो ये कर्ण हुआ और इस बड़े वर्ग के लिए ये विकर्ण हुआ। आपको निकालना क्या है, इस AC को ही तो निकालना है। तो आप देखिए क्या आएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि समकोण में क्या होता है, सबसे बड़े साइड का वर्ग बराबर बाकी दोनों के वर्गों का योगफल। तो ये कितना आ जाएगा आपका, AC स्क्वायर आपको निकालना है, ये कितना है L है तो L स्क्वायर, ये कितना है L स्क्वायर, यानी कि ये 2L स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या आया, AC स्क्वायर। जब इधर से आप स्क्वायर को स्क्वायर काटेंगे, यहाँ पे L तो बाहर रह जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी कि ये 2L स्क्वायर पे जब भी आप रूट चढ़ाएंगे तो L तो अंदर 2 हैं, तो एक तो L बाहर आ जाएगा, परंतु रूट अकेला 2 वो तो अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी बात वो लिखना चाह रहा है, वो आप निकाल भी सकते हैं। तो कई बार आपसे सीधा प्रश्न ऐसा पूछेगा, 10 है किसी वर्ग की भुजा, तो बताओ उसका विकर्ण कितना होगा, तो आंसर होगा 10√2। तुरंत आप निकाल पाएंगे, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने फिर प्रैक्टिस की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं की है तो आप तुरंत निकाल देंगे, फिर वो सिर्फ एक वहम है। वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा वर्ग होता है, सबसे जरूरी। ये मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि जब भी आप कोई भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को जोड़ते हैं, तब मैंने कहा था अंदर एक समांतर चतुर्भुज मिलता है, वो कौन सा होगा वो निर्भर करता है कि किस शेप के अंदर बन रहा है। ये बात आप याद रखिएगा। आयत के अंदर आप बनाएंगे ना, तो आप खुद ब खुद देख पा रहे हैं कि ये आपको क्या मिल रहा है, ये काइट मिल रही है, ये समचतुर्भुज मिलता है। ये क्या मिलता है, समचतुर्भुज मिलता है, परंतु वर्ग के अंदर सब कुछ बराबर है, तो ये आपको पूरा 90 डिग्री पे मिलता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा वर्ग के अंदर वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बना रहा है और सब कुछ समान है, तो वर्ग है, वर्ग के अंदर वर्ग। जबकि आयत के अंदर समचतुर्भुज, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर आपको रोम्बस मिलेगा। ये बात आप याद रखिएगा, नहीं लिखा हुआ है इसीलिए बता। ठीक है, ये 90 रहता है और ये 90 नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये काइट की तरह दिख रहा है, यानी कि रोम्बस की तरह दिख रहा है, बट वहां पे एक स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा। समचतुर्भुज रोम्बस, ठीक है, समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, जबकि वर्ग में उसने लिखा था प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। इस प्रश्न में कहां चला गया प्रश्न, हाँ, यहां पे अगर ये प्यार से ये भी लिख देता ना, चारों भुजाएं बराबर है और चारों कोण भी बराबर है, तो मैं वर्ग कहता हूं, सीना ठोक के कहते तब अपन। ठीक है, चलिए बढ़िया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इतनी मेहनत नहीं करनी लिखने में, आप बस छड़ी मारिए तो आपको पता है कि सब समान है। ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, विपरीत कोणों का युग्म आपस में बराबर होता है। यानी कि अगर ये 80 था तो ये भी तो 80 था दोस्त, ये 100 था तो ये भी तो 100 था। विपरीत हमेशा ही सेम होते हैं और वो हर समांतर चतुर्भुज में होते हैं। नीड नॉट बी नेसेसरी कि आप रोम्बस को ही पकड़े, हर जगह बराबर। विकर्ण बराबर नहीं होते, ये मैंने आपको बताया था। तब क्या डिस्कस कर रहे थे, सबसे बड़े कोण के सामने बड़ी आपको विकर्ण दिखेगी, छोटे कोण के सामने छोटी विकर्ण दिखेगी। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मैंने वहां पे भी आपको बनाया था, करते ही, यानी कि ये जितना हिस्सा होगा ये भी उतना ही होगा, और ये वाली विकर्ण में ये जितना हिस्सा होगा ये भी उतना ही। यहां पे आपका 90-90 बन रहा है। विकर्ण कोणों का अर्धक होता है, विकर्ण कोणों का अर्धक होता है। जैसा वर्ग है सेम वैसा ही चलता है, ये सेम वैसा ही चलता है। बस इसमें कोण जो अंदर के हैं वो 90-90-90 नहीं होते हैं, उसमें बस कोण 90 होने लग जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि आप ऐसी ड्राइंग बनाइएगा, इसको पूरे को आप कह लीजिए D1 डायगोनल 1 विकर्ण 1,
इसको आप कह लीजिए D2, तो इसकी एरिया बराबर होती है हाफ इंटू D1 D2। ये बात आप याद रखना, ये जब हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो भी मैं आपको इसके प्रश्न करा दूंगा, पर ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। परिमाप इसकी भी वही होगी 4 इंटू भुजा, क्योंकि सारी भुजाएं आपस में सेम है, तो 4 बार आप चलेंगे तो आपका पूरा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा नोट्स। समलंब, ऐसे चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजा का एक युग्म समांतर हो। मैंने आपसे कहा एक युग्म समांतर हो, एक पेयर ऑफ लाइन समांतर हो, पर दूसरी वाली आप देख के ही बता रहे हैं, यहां जाके कहीं तो मिल ही जाएगी, समांतर नहीं, सिर्फ एक ही जोड़ा आपको समांतर मिले, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, AD पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू BC। अब जब भी आपको ये पता है कि समांतर रेखाएं आपस में चलती हैं तो इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा सेम होती है, ये आपको पता रहना चाहिए, ये पढ़ाया हुआ है। यदि असमांतर भुजा की लंबाई समान हो तो समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज कहलाता है। अर्थात AD तो पैरेलल रहेगा ही BC के, ये तो है ही है, वो दिक्कत थी ही नहीं, परंतु बात यह है, मैंने अभी जब आपको विकर्ण के लिए बताया उसमें, तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में सेम हो, यानी कि AB बराबर CD हो, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, जैसे ट्राइंगल में हम कहते थे आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजाएं सेम होती थी। यहाँ पे भी अगर दो भुजाएं सेम है तो समद्विबाहु बहुभुज इसे कहते हैं, चतुर्भुज इसे कहते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रपीजियम कहते हैं, परंतु उसके लिए ये दोनों भुजाओं को सेम होना पड़ेगा। ड्राइंग के हिसाब से आप ये बनाइएगा जब भी आपको मिल जाए नोट्स। दोनों समांतर भुजाओं से जुड़े लगातार कोणों के युग्म यानी कि क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव संपूरक होते हैं। यानी कि ध्यान से, ये वही बात नहीं हो गई दोस्त कि ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये एक तिर्यक है, तो अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो वही बात अभी तक हम दोहरा रहे हैं, ठीक है। यही चीज इसके साथ भी होगी, है ना, ये पैरेलल और ये एक तिर्यक, अंदर कोणों का योगफल 180, ठीक है। परंतु वो बी और सी के साथ मत लिख दियो, क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये ए बी और डी सी पैरेलल नहीं है, ए डी और बी सी ही पैरेलल रहते हैं, एक ही जोड़े पैरेलल रहते हैं। तो हम किस किस के लिए लगाएंगे, इन दोनों के लिए लगाएंगे और इन दोनों के लिए लगाएंगे, बी सी के लिए नहीं लगाएंगे, इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए। बस कारण जान के काम करना, ऐसे नहीं कि फिर पेपर में बीसी को जोड़ने लग गए, वो गलत बात। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिक खंडों में विभक्त करते हैं। अर्थात ये जितनी हिस्सेदारी है उतनी ही हिस्सेदारी इसकी भी रहेगी, ये जितनी हिस्सेदारी है उतनी ही हिस्सेदारी इसकी भी रहेगी। मतलब आप मानो अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 ही होगा। अब अगर ये 5/4 है या 4/5 है तो ये भी 4/5 में ही टूटेगा। ये आपको पता रहना चाहिए। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिक खंडों में विभक्त करते हैं। तो कल को अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले, ये 2/3 के उसमें है अनुपात में, या ऐसा बोल दे 4/5 के अनुपात में, और आपसे फिर पूछे कि बताओ DO/OB कितना है, तो आपको आंख बंद करके समझना है कि अगर ये 4:5 है तो ये भी 4:5 ही रहा होगा। ये सीधी साफ बात है, ठीक है। अब इसका आधार क्या है, इसका प्रूफ क्या है, वो जब अगर आपने सिमिलैरिटी पढ़ी होगी, क्योंकि आपको दो इसमें समान त्रिभुज दिख रहे होंगे, उसके आधार पर है, परंतु वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसीलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप समझ रहे हैं तो बस ये समझने के लिए लिखिएगा 4-5 अगर ये है तो ये भी 4-5 है, ये 2-3 अगर है तो ये भी 2-3 ही रहेंगे। जैसा ये दिखेगा वैसा ही वो भी दिखेगा, ठीक है। वो आपको सिमिलैरिटी के आधार पर प्रूफ निकाला जा सकता है, वो आपके हिस्से में नहीं है, इसीलिए वो अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है।
यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिक खंडों में विभक्त करें तो वह चतुर्भुज समलम चतुर्भुज होगा। समलम चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के समांतर रेखा असमांतर भुजाओं के समान अनुपात में बांटती है। इतनी हिंदी, बाप रे। ये क्या लिखा है वो छोड़ दो, मैं आपको ड्राइंग में बता रहा हूँ वो बोलना क्या चाह रहा है। एक बड़ा ए बी सी डी समलम दिख रहा है आपको। अब आपको मालूम है एडी और बीसी समांतर है यानी कि पैरेलल है। अब इनके आप अंदर में कहीं पे भी एक समांतर लाइन बना दीजिए, ऐसी बना दीजिए, चाहे ऐसी बना दीजिए, चाहे ऐसी बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर यहां एक बनी हुई है, ठीक है, यहां एक बनी हुई है, ये इससे समांतर है, ये दोनों आपस में थी। अब इससे कोई समांतर बनेगी तो ये इससे भी रहेगी ही रहेगी समांतर, तीनों आपस में समांतर है, कहीं कोई टकरा नहीं रहा। परंतु ये इस जगह ई को तोड़ती है, ये इस जगह एफ को तोड़ती है। अब आप देखो वो बोलना क्या चाह रहा है। एई और ईबी ये दो हिस्से में टूट रहे हैं, डीएफ और एफसी भी कोई दो हिस्से में टूट रहे हैं। अब वो हिस्से की हिस्सेदारी कितनी है, अनुपात कितना है, वो समान रहेगा। यानी कि ये अगर 1/2 में टूट रहे हैं तो ये भी 1/2 में ही टूटेंगे। अगर ये 2/3 में टूट रहे हैं तो ये भी 2/3 में ही टूटेंगे। ये वैसी बात आपसे कह रहा है, ठीक है। इसमें प्रश्न कैसा बनता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा कि मान लीजिए ये है आपका 15, ठीक, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक, और यहां पे दे दिया जाएगा 2/3 यानी कि DF बटे FC आपको दे दिया जाएगा 2/3, ठीक है। अब अगर ये 2/3 दिया है तब आपको खुद ब खुद समझना है कि ये भी 2/3 होगा, ठीक है। अब अगर ये 2/3 है और आपसे पूछ लेगा बताइए EB कितना होगा, तो आपको क्या करना है, ये अनुपात का प्रश्न बन जाता है। अब ये ज्योमेट्री का प्रश्न नहीं रह जाता, यानी कि ये पूरी दूरी अगर 15 थी, कहीं ना कहीं EB क्या है, 3 भाग है, कितने में से, 3 और 2 पूरे 5 भाग में से। तो अनुपात में हमने क्या पढ़ा था, इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 3, कुल कितने में से, 3 और 2 5 में से, ठीक है। कितना 15 से निकालना है, तो ये आप क्या करते थे, 15 के टेबल 3 3 3 9 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका भी आपको अनुपात में बताया था कि अगर ये 3 है तो 3x हो गया, ये कितना हो गया 2x, तो 3x और 2x कितना हो गया 5x। 5x बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा था दोनों में से जो आपको तरीका लेना है वो आप ले सकते हैं। x बराबर 3 सेंटीमीटर तो 3x बराबर 9 सेंटीमीटर। ये दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं। पूछना अगर उसने चाहा तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको भी मालूम है ये मैं कुछ ज्यादा ही पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। पूछता नहीं है पर मेरा काम है मैं आपको बताते हुए चलूँ ये सब बातें। चलो बस खत्म होने की कगार पे आ गए। समलम समद्वि बाहु चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। ये मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही भी थी। जब ये दोनों सेम हो तब ये विकर्ण सेम दिखेंगे, परंतु जरूरी नहीं है ना कि ये हमेशा सेम हो। ये वाली चीज अपन ने बनाई है एग्जाम्पल पे। ठीक है, तब मैंने आपको कहा था ये दोनों अगर सेम है तब विकर्ण आपको सेम दिखेंगे, परंतु ये और ये सेम ही नहीं है, सेम ही नहीं है तो विकर्ण देख लो आपको बराबर कभी नहीं मिलेंगे। समलम समद्वि बाहु चतुर्भुज के प्रत्येक समांतर भुजाओं से जुड़े लगातार कोण कॉन्जिक्यूटिव एंगल अलोंग ईच पैरेलल साइड्स बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण बराबर हुआ इसके, कब, ध्यान से लिखना ये बात को, समलम समद्वि बाहु में। ये पॉइंट आप लिख लीजिए अलग से, बाकी तो फिर आप नोट करेंगे, पर ये नहीं नोट करेंगे तो आप हर समलम चतुर्भुज में इन दोनों को बराबर करेंगे। ये कब हो रहा है, समद्वि बाहु वाले में, यानी कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम में हो रहा है ये, हर में नहीं होगा ये, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रापेजियम में होगा। ठीक है, इसको भी रटना नहीं, बता रहा हूं क्यों होगा ये। आप समझ के चलिए, ये ऐसा है, समद्वि बाहु है तो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, सेम सेम टाइप का दिखेगा ना। अब इनके बीच में आपको मालूम है हमेशा लंबवत दूरी सेम होगी,
तो ये भी लंबवत दूरी है, ये भी लंबवत दूरी है। अब आप सोचिए इस छोटे से त्रिभुज के बारे में, ये जितना है लंबवत दूरी ये भी उतनी ही, ठीक है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी सेम रहती है। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 है। आप सोचिए अब इस छोटे से त्रिभुज के बारे में, कहीं ना कहीं इस कोण के सामने ही तो ये 10 सेंटीमीटर बन रहा है, हाँ या ना? कहीं ना कहीं इस चतुर्भुज में आप त्रिभुज में आप देखेंगे तो ये भी 10 सेंटीमीटर इस कोण के सामने ही बन रहा है। कोण सेम होंगे तभी तो सेम भुजा बना पा रहे हैं। मैंने कल आपको बताया जितनी बड़ी भुजा उतना बड़ा कोण। तो अगर भुजाएं ही सेम है, 10 और 10 है, तो कोण भी सेम रहे होंगे। ये उसके आधार पर आपसे कहा जा रहा है। ये सारी सोच अगर आप खुद सोच लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। समद्विबाहु चतुर्भुज के प्रत्येक विपरीत कोण के युग्म संपूरक होते हैं। इनका योग जो होगा वो 180 होगा, 180 होगा। इनका भी जो योग होगा वो कितना होगा, 180। ठीक है, जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि अगर समद्विबाहु है यानी कि AB बराबर DC है तो ये कोण बराबर इस कोण के होगा। देखिए रटिए मत। ट्रापीजियम है तो आपने ये मान लिया कि अगर चलो समझने की कोशिश करना, ये 100 है मान लो, ठीक है, तो ये कितना होगा दोस्त, 80। क्यों? ये मैं इसके आधार पर बोल रहा हूं क्योंकि ये तिर्यक के आधार पर अंदर के कोण 180 होते हैं। तो ये 100 है, ये 80 है। कहीं ना कहीं अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर ये समद्विबाहु है यानी कि AB और DC सेम है तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, हाँ या ना? अब आप देख लो क्या अपोजिट यानी कि विपरीत का योगफल 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा, 100% आएगा। मैथ साहब से झूठ कह ही नहीं सकती है, ठीक है, तो ये उसके हिसाब से कहा जा रहा है। अब आपके लिए आखिरी बात ये है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये लिख लीजिए, इससे प्रश्न क्षेत्रफल में जरूर आएगा क्योंकि वो समांतर मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे 2016 में भी उसने एक बार पूछा है। तो जब हम क्षेत्रफल करेंगे तब ये देखना चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है आएगी। बस लिख के रखिए, इसके प्रश्न अपन करेंगे। ये है एरिया। अगर आप कायदे से समझना चाहेंगे तो ये ऐसा लिखा है, समांतर भुजाओं का योग यानी कि A और B का योग गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, बीच की लंबवत दूरी C, ऐसा।